बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा वीकेंड बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव था। इस वीकेंड पे मैंने बिल्कुल वो कहते हैं ना फजूल टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने प्रोडक्टिव काम किया और इस प्रोडक्टिविटी का सबूत मैं आपको इसी शो के अंदर दूंगी, लेकिन आइंदा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि हमने स्पेशली इस मॉर्निंग शो के लिए कुछ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ रिकॉर्ड की है और आउट ऑफ सिटी जाकर हमने रिकॉर्ड किया है इस वीकेंड के ऊपर। सो आई वांट कि हम आपके साथ वो शेयर भी करें, आपको बताएं भी, दिखाएं भी, लेकिन उसके लिए मुझे और आप दोनों को सब्र करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमें इंटरनेट के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग तो नहीं कह सकती, अफसोस या हैरानी की बात थी कि हमारी जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इंटरनेट ना तो बंद किया गया है ना इसे स्लो डाउन किया गया है, बल्कि जो वीपीएन्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसकी वजह से इंटरनेट की बंदिश हुई है। शी इज़ आर आईटी मिनिस्टर और ज़ाहिर है उन्होंने किसी टेक्निकल बुनियादों पे कहा होगा। वैसे मेरे नज़दीक या मैंने बहुत सारे लोगों से समझने की कोशिश की, मुझे तो ये बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है कि ये वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो कैसे हो सकता है, लेकिन वो कह रही हैं तो अब हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो आईटी मिनिस्टर है। लेकिन मामला ये है कि जनाब इंटरनेट की सूरत हाल अच्छी नहीं है। बहुत सारे जो घर में बैठे लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए बड़े चैलेंजेस और मईशत की बहाली भी ख़तरे में है। 40% जो रफ्तार है वो मामूल से कम है। हमारे यहाँ इंटरनेट के ऑलरेडी बहुत सारे मसले हैं जो हम नॉर्मल डेज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई और मुझे लग रहा है हम स्टोन एज में जा रहे हैं। ये जो फायरवॉल के हवाले से ताजर एसोसिएशन ने कहा है कि जी ये फायरवॉल जो है ना इसकी वजह से हुआ है। अब मैं ख़ुद बहुत ही नाक़िस अक़ल की हामिल ख़ातून हूँ, मुझे सॉरी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आईटी मिनिस्टर ने कहा है तो मैंने मान लिया है। अब आप सब भी मान जाए, इस पर कोई बहस नहीं होगी जी आपने वीपीएन इस्तेमाल किया इसलिए इंटरनेट स्लो हो गया है, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेकिन आगे सियासत की बात करेंगे जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। हर सियासी जमात में जी अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं वो कुछ अच्छी सूरत हाल तो नहीं कही जा सकती। ग्रुप बंदी के मामले में इसके हवाले से भी पहले बातें थीं, लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया कि सिर्फ 2 ग्रुप नहीं बल्कि कई ग्रुप्स बन चुके हैं। इनमें कुछ ग्रुप उन लोगों की भी हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो अब दोबारा अपनी जगह बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के सूबाई वज़ीर जो शकील अहमद साहब है अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। इस्तीफ़ा देते हुए उन्हें सूबाई हुकूमत पर करप्शन और पार्टी मंशूर को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम मशीर इत्तलात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं है, ग्रुप बंदी नहीं है, और सूबाई वज़ीर जो शकील खान है उनको करप्शन की बुनियाद पर हटाया गया है। शकील खान की खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफी के बाद तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात पर बानी पीटीआई ने बरहमी का इजहार किया है, ये ऐसा कहते हैं, और शकील खान के हक़ में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली जो आतिफ खान हैं और जुनैद अकबर हैं उनको तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ जी हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा जो सबूत हैं वो सामने आ चुके हैं, जिससे बानी पीटीआई इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तार साहब ने कहा है कि रऊफ़ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया है। ये सारे मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा पीटीआई, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये तो कुछ सीधा बातें थीं जो हम सुन रहे हैं ज़राए से, ख़बरों पर, हुकूमती अरकान से, आप लोगों की स्टेटमेंट से। क्या मामला है जी ये जो ग्रुप बंदी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं और हमने कुछ चीज़ें देखी भी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो इंटरनेट का जिक्र किया, आप ही नहीं कह रही, बेचारे बांग्लादेश के क्रिकेटर भी परेशान हो चुके हैं, उनका भी इंटरनेट स्लो हो गया है, क्योंकि वो तो बड़े तेज़ बांग्लादेश से आए हैं कि जहाँ सारे नौजवान ही तेज़ हुए हैं, और यहाँ आके इंटरनेट भी स्लो है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेट से 6.5 से 8 मिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, और न जाने ही हमारी वजीर साहब कैसे कैसे लोग इकट्ठे कर दिए हैं
अब लग रहा है मार्केट में कबूतरों की कीमत बढ़ने वाली है, ताकि दोबारा पुराना जमाने की तरफ कबूतर जा जा उसके जरिए पैगाम रसानी होगी, जहां इन्होंने हमें पत्थर के दौर में इन्होंने भेज दिया है। तो बात यह कि इनके वजीर एक से एक, जैसा कि एक झूठ बोला उन्होंने मिनिस्टर साहबा ने, शिजा फातिमा साहबा ने, वैसे ही झूठ ये अता तारर और दीगर लोग बैठ के सारे दिन बोल रहे होते हैं। आपने रऊफ हसन की बात की तो मैं कहना चाहता हूँ, जी जी। एक पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, स्पोक्स पर्सन है, उसका तो काम है साथियों से रब्ता रखना, और साथ ही वो दुनिया जहान का कोई पाबंदी तो नहीं है। या तो हमारे आइन में पाबंदी हो कि किसी पाकिस्तान से बाहर किसी को ना मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकती है, और अगर भारत में किसी से रब्ता रखें, वो तो काम है उसका। साथ ही उससे कॉल करेंगे, उससे तफसीलात पूछेंगे, किसी खबर की सेहत के बारे में पूछेंगे, किसी इशू के बारे में पूछेंगे, उसका तो काम है। फिर मैं कहना चाहता हूँ अता तारड़ साहब को पहले तो इनको बाज़ाब्ता बाकायदा गद्दाराने वतन डिक्लेयर करना चाहिए, जिनका इंडियन टाइकून के साथ नवाज शरीफ साहब का इंडिया जाते थे, वहां जाके उनका वो कौन था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ उनका बड़ा वास्ता होता था। और उसके बाद वो जो साड़ी यहाँ आई थी जो मोदी जी के वालदा को इन्होंने दी थी, मोदी के घर आया था, तो बात है सबसे बड़ा गद्दार है वतन तो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली है, जिसके जाती मरासिम है इंडियन से और उस लेवल के लोगों से। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। ये कोई बाय नहीं कर रहा, ये कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए 8 फरवरी से पहले भी ऐसा ही कुछ था, पीटीआई टूट गई, पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई में वो हो गया। जब उन्होंने 9 मई के बाद लोगों को ले जाना शुरू किया, ये भी छोड़ गया, ये भी छोड़ गया, ये भी छोड़ गया, पार्टी बर्बाद हो गई, पार्टी खत्म हो गई। पार्टी तो शुरू हुई, जो कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी तो 8 फरवरी को दोबारा शुरू हो गई। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है, ये सिर्फ एक तासुर है। मैं तो अभी उस बात पे अभी आया हूँ जी जी, कि इख्तलाफ पार्टी के अंदर नहीं है, इख्तलाफ चंद अफराद में है। वो हर जगह होता है, हर घर में होता है, हर इदारे में होता है, हर किस्म की अर्ज होता है। तो वो चंद अफराद हैं, उनके अंदर कोई ना कोई इशू बड़ी पार्टी में, हुकूमतों में इधर उधर मिल बनते रहते हैं। इसको ये कहना कि पार्टी में इख्तलाफ है, पार्टी धड़े बंदे का शिकार हो गई, पार्टी ग्रुप बंदी का शिकार हो गई, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। एक नैरेटिव कहीं बनता है और वो माजरत के साथ वो भेजा जाता है, उस नैरेटिव को एंकर्स चला रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर मेहमान बुलाए जा रहे होते हैं। तो ये 3-4 दिन हो गए हैं कि जी पार्टी गई, पार्टी गई, पार्टी गई। मैं कहना चाहता हूँ माजरत के साथ के हम नैरेटिव पार्टी गई का तो तासुर नहीं दे रहे, पार्टी गई तो नहीं है, गई तो इधर ही है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जाहिर है अभी आप लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस इतने सूटेबल नहीं है, वी ऑल नो दैट, आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उस सूरत हाल में अगर कोई एक भी चीज सामने आ रही है तो जाहिर है आपका जो सपोर्टर है, जो आपकी ऑपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, सबने पॉइंट स्कोरिंग तो करनी है, उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक कि पार्टी के, या आप कह रहे हैं जो लोगों के या शख्सियात के इख्तलाफात हैं उनको बेहतर या बहुत तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए और इतना ज़्यादा एक्सपोज ना किया जाए? वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है बड़ी दुनिया पीछे लगी हुई है। मतलब राई का पहाड़ बना दिया जाता है, छोटे इशू को बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, जो लोग आके पब्लिक कर देते हैं आके, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। इश्यूज होते हैं, मामलात होते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी उसको जो पब्लिक कर देते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है पार्टी के लिए। लेकिन वो चंद अफराद हैं और इतनी बड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ 3 करोड़ वोट लिए हैं बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर, एक तरफ 3 करोड़ वोटर है अकेला पीटीआई का। तो उसके अंदर और लाजिम बात है, लीडरशिप को अगर देखें, मेंबर्स को देखें, सीनियर लीडरशिप को देखें, तो वो भी सैकड़ों हैं। उसके अंदर से कहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे ज्यादा के अंदर इख्तलाफ कहीं घूमता हुआ नजर नहीं आता, और वो बानी इख्तलाफ होता है। इमरान खान के साथ सब खड़े हैं, जो नाराज है वो भी खड़ा है, तो जिससे नाराज है वो भी खान साहब के साथ है, जो फैसला सुलह कराना चाह रहे हैं वो भी खान साहब के साथ है। मतलब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ सब उसी मजबूती से खड़े हैं।
आपसी इख्तलाफात हैं और उसको भी पार्टी बड़ी सीख देती है कि आपसी इख्तलाफात को पब्लिक ना किया जाए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बिल्कुल ठीक है, पार्टी ठीक चल रही है, पार्टी मजीद मजबूत हो रही है। अभी जलसा आने वाला है, इंशाल्लाह उस दिन भी पता चलेगा। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। अब देखिएगा, सवादी में जो जलसा हुआ, खफ्तार खान साहब नहीं थे, विदाउट लीडर जलसा था, जो बड़ा लीडर जो खुद करता था, लोग उसके नाम पे निकले हैं। अभी 22 तारीख को इंशाल्लाह देखिएगा इस्लामाबाद के अंदर, फिर आपको नजर आएगा। बट इख्तलाफ तो नजर आना चाहिए। आपको लगता है कि जिस जलसे की आप तैयारी कर रहे हैं या जिसके हवाले से आप मेंटली सब लोग प्रिपेयर्ड हैं, ये आपको इसकी इजाज़त या इसके मामलात स्मूथली हैंडल हो जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर हमने पहले भी देखा है कि तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है, लेकिन हुकूमती मशीनरी अभी अपनी जगह पे मौजूद है, उनको भी एतराज़ है, जो कि दीगर जगहों पे हमने देखा भी है। देखिए, इस दफ़ा तो एनओसी हमें मिल चुका है, कोर्ट के अंदर इन्होंने लिख के दे दिया है, लेकिन इतना आसान मुल्क नहीं है इस वक्त। देख, जो लोग इंटरनेट बंद कर देते हों, जो लोग हर तरीके से रोकते हों, तो वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन जो जुनून है इमरान खान के साथ कौम का, वो जुनून को भी रोक नहीं सकता। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये रोकेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन रोकेंगे भी तो जलसा होगा। जलसा इंशाल्लाह हर हालत में होगा। हमें एनओसी मिला हुआ है, पाकिस्तान में हमारे आईनी हमारा हक है, हमें वो से रोक नहीं सकता। बाकी जो बात थी FIR, जेल, उससे हम लोग अब गुजर चुके हैं। वो चीज़ें आपको पता है, मैं भी कुछ 5.5 महीने जेल रह कर आया हूँ एक स्पेल के अंदर। वैसे तो आते जाते रहते हैं, उसके बाद FIR कटना, पकड़े जाना, जेल जाना, वापस आना। तो इस चीज़ से हमारा वर्कर भी गुजर गया है, पूरी कौम गुजर चुकी है। जलसा तो होगा, आप लोग भी भिजवाइएगा, तैयारी करके रखिए स्पेशल ट्रांसमिशन की, अगर आपको इजाजत मिल जाए तो। लेकिन तो मुझे पता है ब्लैकआउट होगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश कर लीजिएगा कि जलसा दिखा दें लोगों को। कौम तरस रही होती है ये विजुअल्स देखने के लिए। हम दुआ करते हैं कि इंटरनेट बहाल हो जाए। हलीम आदिल शेख साहब, इंटरनेट की बहाली की दुआ कर लेते हैं हम इसके साथ ही। अच्छा जी, ये दुआ जी जी, आपकी ये दुआ किसी के लिए बददुआ हो सकती है, किसी हुक्मरानों के लिए बददुआ बन जाएगी। नहीं, अल्लाह दुआ तस्वर करते हैं, अल्लाह ना करे उनके लिए बददुआ तो सब कुछ एक्सपोज होंगे वो लोग ना, इसलिए दुआ किसी के लिए बददुआ हो जाएगी। लेकिन हम आपकी दुआ को वेलकम करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब मैं तो बस नियत, मेरी दुआ अपने लिए मैंने की थी और उन लोगों के लिए जो बेचारे घर में बैठ के काम कर रहे हैं। बाकी अब जो मर्जी समझना चाहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह करे कि इंटरनेट का मसला ही हल हो जाए। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, ये जो आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने कहा कि जी पार्टी के अंदर कोई हमारे इख्तलाफात या ग्रुप बंदी नहीं है, शख्सियात में इख्तलाफ है, ठीक है। अब आगे जो तहरीक इंसाफ है, आपने कहा आप जलसे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मामलात स्टिल उस तरह से इतने फेवरेबल नहीं हैं किसी भी सूरत हाल में बात की। जब ये रऊफ़ हसन साहब वाला मामला है और दीगर मामलात, आपको पता है कि आपके जो बानी हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं, कुछ ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। आप कैसे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे जी? और आगे चूँकि फिर मामलात वही मैं बार बार कह रही हूँ कि हुकूमत तो अपनी जगह पर डटी हुई है, वो कह रही है कि जी हम अपने मुद्दत भी पूरी करेंगे, मामलात को भी ठीक करेंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी हम इस चीज़ में तब्दीली लेकर आ सकते हैं, जो मसाइल मौशी एतबार से हैं मुल्क के लिए, क्या रोड प्लान है या आपके क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? देखिए, माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक किसी भी मुल्क में नहीं आ सकता जब तक उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये एक ऐसा सच है, हमें मीठा सच लगता है, कुछ लोगों को कड़वा सच लगता है, कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब अवाम के मैंडेट की एहतराम करते हुए 8 फरवरी को जो फॉर्म 45 वालों का मैंडेट है उनको दे दिया जाएगा। अब देखिए, इस वक्त भी लोग कहते हैं PTI खत्म होती जा रही है, ये हालात हो गए, तो ये 8 फरवरी से एक रात पहले तक भी लोग यही समझते थे और सब ये फैसला साज यही समझते थे कि जी खत्म हो गई, हमने तोड़ दिया, हमने बंदे फारिग करा दिया, हमने इंटरनेट बंद कर दिया, हमने बल्ला छीन लिया, हमने ये कर दिया, हमने RO के पास से फॉर्म छीन लिए, हमने कागजात प्राप्त करा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त भी ये क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि एज फहमी है कि जो लोग समझ रहे हैं कि शायद वो बड़ा कोई तीर मार चुके हैं, पार्टी वहीं खड़ी है, लोग वहीं खड़े हैं, कौम वैसे ही जुड़ी हुई है। जितनी ये ज्यादती करते हैं उस वक्त भी मैं समझ सकता हूँ कि आखिर जितनी जल्दी जल्दी उन्होंने सजाएं दी थी,
और नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि इमरान खान तो करप्ट है, वो तो ये है। उसका उतना ही रिएक्शन हुआ था क्योंकि लोग जानते हैं उस शख्स को, जिसने शौकत खानम बनाया हो, जिसने नमक यूनिवर्सिटी बनाई हो, जिसने अपना सब कुछ शौकत खानम के ऊपर दे दिया हो, जिसने जाती अपनी हर चीज उस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी हो। लोगों की अटैचमेंट इमरान खान के साथ है, वो खत्म हो नहीं सकती है। इस वक्त की ये ख्वाहिशात, कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले उन लोगों के, आपके नहीं कह रहे तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग ख्वाहिशात के अंदर फंसे जाते हैं। कभी समझते हैं इंटरनेट स्लो करके हम स्लो कर लेंगे, फिर स्लो नहीं हो पाते। उसका नुकसान, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया था, उसका नुकसान घर में बैठे हुए वो जो ऑनलाइन बेचारे नौजवान काम कर रहे होते थे, जिनके शायद भाइयों की फीस उससे जाती थी, जिनकी बुजुर्ग माँ की दवाई उससे आती थी, जिनके घर का खर्चा उससे चलता था, उन बेचारों से तो पूछो उनके साथ हश्र क्या हुआ है कि तकरीबन 6.5 से 8 बिलियन पर डे का नुकसान होने जा रहा है। घर घर का नुकसान हो रहा है। इनके पास तो बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनके पास दुबई में प्रॉपर्टीज बना ली हैं, लंदन में इनके फ्लैट्स हैं, इनके बिजनेसेस हैं, अरबों रुपए यहाँ से वो रहे, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको उससे और इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास तो बड़ा निजाम है अपना। लेकिन आम आदमी पाकिस्तान का सफर कर रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुश्किलात हैं, बिजली के बिल ज्यादा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है हमारे दौर से अब के दौर में। इसको ये फायरवॉल लगाकर ये अपने आप को, मैं कहना चाहता हूँ, खुद को जला रहे हैं। क्या हर आने वाला दिन इनको पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। ये फायरवॉल इनको पीछे धकेल रही है। ये चाह रहे थे कि इसके जरिए हमें धकेल देंगे, हम तो हालत लेकिन जंग कहीं में ना हैं। कहीं हलीम आदिल शेख साहब आवाम भी पीछे धकेली ही जा रही है। और जिस तरह आपने भी बात की, और मैं खुद भी कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो शायद फीसें दे रहे हैं और अपने घरों के सिस्टम चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। और काश ये सियासतदान ये सोचें कि हमारे अलावा एक अवाम भी है, और अपनी ज़ात से निकल कर अगर इस अवाम के हवाले से सोचा जाए तो शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सूरत हाल पे अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अवामी मसाइल के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना सुबह ऐसी कोई ना कोई बात या कोई टॉपिक ज़रूर रखें। एनर्जी टैरिफ और मार्कअप में इजाफे के बायस जो पैदावारी लागत है बढ़ने से फैसलाबाद की अव्वलीन टेक्सटाइल मिल्स में जो शामिल है सितारा टेक्सटाइल मिल समेत 100 से ज़ायद छोटी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं। जिन टेक्सटाइल मिल्स में पैदावारी अमल जारी है वहाँ भी पैदावार को 40% तक महदूद कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से जो बुक किए गए ऑर्डर्स है उसकी तैयारी के बाद अगले माह तक मजीद इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। टेक्सटाइल यूनिट्स की बंदिश से मजमूई तौर पर अगर सिर्फ फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो 2 लाख मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। ऐसा मुल्क जहां पे बेरोजगारी के हवाले से बात की जाए जो ऑलरेडी 5.5% हो और हुकूमती पॉलिसीज इसमें कमी की बजाय इजाफे का बायस बन रही हों, तो कैसे उस मुल्क में खुशहाली आएगी? कैसे लोग वहाँ के जो कह लें बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे या बेसिक ज़िंदगी जो कह लें गुजार पाएंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से बात करेंगे और ये जो सारा सिनेरियो है ये क्यों, इस पर कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और जिन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये जो मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं या ओवरऑल मिल्स या फैक्ट्रीज़ का बंद होना एक मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत डैमेज कर रहा है उसको। हमारे साथ जी काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है PHMA के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया जी। बहुत ही अफसोसनाक बात भी है, अलार्मिंग बात भी है कि जहाँ पे हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से मज़दूरों का बेरोज़गार होना, फैक्ट्रीज़ का बंद होना बहुत अलार्मिंग एक चीज़ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह टेक्सटाइल मिल्स का बंद होना और ख़ास तौर पे फैसलाबाद शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी शहर से हो रही हैं। अब आप एक्सपोर्ट के अगर फिगर्स देखें तो पिछले साल 1.5 साल से मुसलसल ये फिगर्स जो हैं ये गिरते जा रहे हैं और ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इस टाइम पे
जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक एक डॉलर जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। हमें तो ज़रूरत है कि डॉलर्स हम अपने मुल्क में लेकर आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं ये दिन ब दिन वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। इवन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हर गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि वो आने वाला वक्त जो है वो अपनी आवाम के लिए एक अच्छा वक्त लेकर आए। हम गवर्नमेंट की इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं ये गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। आप बिजली की बात करें, बिजली की पूरे खित्ते के अंदर इस टाइम पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो आंखें बंद करके कोई भी बंदा बता सकता है, जिसका इसके ऊपर ग्रिप नहीं भी है वो भी बता सकता है कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं, अपनी आवाम को दे रहे हैं। IPPs के मामला पिछले दिनों आपके सामने आए हैं। अब महंगे बिजली के कारखाने लगा के 103 IPPs में से 50% IPPs ऐसे हैं जो कि बंद हैं और उनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुआहदे जो हुए हैं उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर इस तरह के हालात में हम काम करेंगे, महंगी बिजली, महंगी गैस, हमें रिफंड्स जो है हमें वो नहीं पता कि कब आएंगे, तो यहाँ की जो पैदावारी लागत है वो महंगी होनी है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आपके सामने है। इस खित्ते में क्या है, इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करें तो वो आपको पता है डबल डिजिट में है। हम तो कभी भी इस तरह के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिसके ऊपर पाकिस्तान को लिक्विडिटी क्रंच का, टेक्सटाइल मिल ऑनर्स को लिक्विडिटी क्रंच का सामना है, हमारे पास पैसे हैं नहीं। गवर्नमेंट ने सेल टैक्स रिफंड जो है वो भी हमारा देर से हमें मिलता है। तो हमारे जितने पैसे हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से चाहिए क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी पॉलिसी, गैस और बिजली के रेट कम, हमारे रिफंड्स जो है वो ऑन टाइम चाहिए। और जब तक ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से मिलेगा। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने खुद भी बात की, मैं इस पे दो सवाल है मेरे। और एक तो हम पाकिस्तानी टेक्सटाइल की जहाँ पे बात करते हैं, इसका शुमार हमने माजी में देखा है कि बेहतरीन इंडस्ट्री में था यहाँ की अशिया का। और जब भी हमने देखा है कि बाहर के ममालिक में हम कोई चीज़ परचेज़ करते थे और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता था, मैं कपड़ों के, गारमेंट्स या दीगर चीज़ों की बात करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता था कि पाकिस्तानी चीज़ें बाहर जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हम जिस क्रंच के अंदर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश भी शिफ्ट हुई थी और हमने देखा था कि उसने बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने में बड़ा रोल प्ले किया है। ये जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्या ये कहीं शिफ्ट हो रही हैं या मुकम्मल तौर पर बंद हो रही हैं? और अब ये जो जवाल की रीजंस हैं, इनमें से कुछ चीज़ा तो आपने बताई हैं, बल्कि मेन आपने बता दी हैं, लेकिन अगर इसको ओवरकम करना है या बेहतर करना है तो क्या किया जाए? देखें, नो डाउट हमारा फैसलाबाद अगर कभी आपका आना हो तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस शहर के अंदर अब हमारे जो वर्ल्ड के जो बड़े रिटेलर्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ से जाती है और हमें ये फ़ख्र महसूस होता है। बड़े बड़े नाम यहाँ से ब्रांड्स के जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में जाते हैं। तो नो डाउट हमारे पास कैपेसिटीज़ भी अवेलेबल है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। हम आज ये नहीं कह सकते 1.2 बिलियन डॉलर की अगर लास्ट मंथ में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ओवर 2 बिलियन है। हम इजीली अपनी इसी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ 2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर 2 बिलियन की एक्सपोर्ट हो तो पूरे साल में कोई 20 से 24 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है वो सिर्फ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको कमा के दे सकती है। मैं कल एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, हमारी सीनियर वजीर हैं पंजाब की मरियम औरंगजेब, वो उसमें बात कर रही थी कि वो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर प्लग एंड प्ले सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर वो इंडस्ट्रियल यूनिट को सोलर के ऊपर सस्ती बिजली देंगे। तो अभी मुझे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक फैक्ट्री अरबों रुपए की मालियत लगा के फैसलाबाद में लगी हुई है, क्या वो अपनी फैक्ट्री उठा के वो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे? क्या वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके प्लग एंड प्ले का सिस्टम करेंगे और देन हमें सस्ती बिजली मिलेगी? अदरवाइज अब जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स पूरे पंजाब के अंदर लगी हुई हैं उनको सस्ती बिजली मिलना कासिर है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सीनियर वजीर आके देंगी कि प्लग एंड प्ले सिस्टम सिर्फ कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल यूनिट में आपको मिलेगा, तो जो पूरे पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगी है उनका क्या कसूर है? क्या उनको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी? क्या उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आएगी? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है। अगर वो पिछली गवर्नमेंट आपको सस्ती बिजली दे रही है, अच्छी पॉलिसीज दे रही है, तो आया कि हमारी जो अगली गवर्नमेंट आने वाली है उसको भी यही चाहिए कि वो उसी पॉलिसीज को कंटिन्यू करे। क्योंकि हमारे पास अगर हमने परफॉर्म कर चुके हैं, 2 बिलियन डॉलर के ऊपर हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, इस टाइम पे तो हमारी आइडल कैपेसिटी के ऊपर है, हम तो अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं कर सके। तो क्या हम अपने ये यूनिट्स उठा के ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे
कि जहाँ पे वो हमें गवर्नमेंट कहेगी जी आपको सस्ती बिजली सोलर देंगे, फलाना देंगे। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए और ऐसी पॉलिसी चाहिए जो खुदारा आने वाले 10 सालों के लिए सस्टेनेबल हो, जिसके ऊपर जाके हमें सस्ती बिजली मिले, सस्ती गैस मिले। हमारे रिफंड्स 72 घंटों के अंदर गवर्नमेंट का वादा था, वो 72 घंटे कहाँ पे गए? कि ऑनलाइन सिस्टम होगा, हमारे रिफंड्स, हमें सेल टैक्स जो है वो ऑन टाइम हमें अकाउंट्स में आएंगे ताकि हमें लिक्विडिटी क्रंच का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ जो हमारे ये जो टैक्स का सिस्टम है, गवर्नमेंट ने उठा के 2% हमारे टैक्स के ऊपर ले गए। जो इनकम टैक्स की बात हो रही थी, जो कि आगे फिक्स इनकम टैक्स आप उसको वेरिएबल में ले गए हैं। तो ये किस तरह FBR आपसे आगे कंट्रोल नहीं हो रहा। टैक्स कलेक्शन का निज़ाम आपका इंतहाई बोसीदा है कि आज दिन तक तो आप टैक्स कलेक्शन इस मुल्क से नहीं कर सके। तो क्या आप एक फिक्स टैक्स जो कि एक एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट के केस दे रहा था, अगर आप उसको वेरिएबल में लेके जाओगे तो आप किस तरह जस्टिफाई करोगे? काशिफ साहब, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, ये मेरे जैसी एक, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल, मैं एक लेमैन हूँ, मुझे इन टेक्निकल बातों का नहीं पता, लेकिन अगर ये बातें मुझे समझ आ रही हैं और मेरे सर के ऊपर से नहीं गुजरी तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो तो उसको बेहतर तौर पे कन्वे भी कर सकते हैं। वाई डोंट यू कंसल्ट, या आप लोग CM पंजाब मरियम नवाज़ हों, अथॉरिटीज़ हों, उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करें, उनसे बात करें, इन मसाइल के हल पे बात करें। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका सलूशन मौजूद है, बस उस पर करने की नीयत और पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप ये देखें, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर या नीयत के ऊपर तो मैं डाउट नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक हमारे सीनियर सियासी लीडर हैं और इन्होंने अरसा दराज से इस मुल्क की पल्स को ये समझते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती है उसके अंदर वो इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट तब तक नहीं बढ़ सकती है जब तक हम महंगी बिजली से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने एक्सपोर्टर को सस्ती बिजली नहीं देंगे। तो हमें ये सिंपल सी चीज़ें, ये उनको भी पता है, लेकिन इसके लिए जब महंगी बिजली के कारखाने लग रहे थे, जिस भी दौरे हुकूमत में लगे, क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट को पता नहीं था कि हम आने वाले 20, 30, 40 सालों में ऐसे महंगे बिजली के मुआहदे करने जा रहे हैं जो कि हमारी आवाम की चीखें निकलवाएंगे? आज सिंपल मजदूर जो हमारी फैक्ट्री का है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है, वो अपना बिल देने से कासिर है, वो हमारे पास आके रोते हैं कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स करवा दें, हमें एडवांस दे दें ताकि हम अपना बिजली का बिल पे कर सकें। तो क्या इस तरह के हालात ये हमारे मजदूर से लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को हर एक बंदे को अय्या है? और IMF की बातें करते हैं, तो IMF को अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 14 रुपए का रिलीफ दे सकती है अपनी आवाम को कि जी हम अपने कुशन निकाल के तो हम ये रिलीफ दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्टर्स को ये रिलीफ नहीं दे सकती? क्या वो अपने कुशंस नहीं निकाल सकते कि वो अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे तो हमारा मजदूर जो है वो बेरोजगार नहीं होगा? मजदूर बेरोजगार अगर हो गया तो ये सड़कों पे आएंगे। ये आपकी 2 लाख मजदूरों की बेरोजगारी के हवाले से मैंने बात की है, और ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज बंद होने से हैं, और ऑलरेडी जितने लोग बेरोजगारी के उस जोन के अंदर हैं वो तो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर जब इंटरनेट की बंदिश की बात कर रही हूँ या इंटरनेट स्लो होने की बात कर रही हूँ तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़ियाद साहब, आपकी बातें शायद मुझे तो समझ आ रही है, मैं चाहूँगी, मैं दुआ भी करूँगी कि अथॉरिटीज़ को भी ये समझ आए। ज़ाहिर है ये वो एक सेक्टर है जिस पे अगर तवज्जो दी जाए तो हम अपनी इकॉनमी को एक बहुत मेजर सहारा दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। रिलीफ के लिए अभी फ़िलहाल कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, बस दुआओं पर ही चल रहे हैं जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, हर ब्रेक के बाद वापस आने के बाद ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कोई अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन अच्छी खबर है या नहीं ये अभी हम इस पे बात करके और डिटेल लेकर डिसाइड करेंगे। 2 रोज़ कबल जी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान किया था। अब अगर इस खबर की तफसील में जाएँ तो ये बात मालूम होती है कि ये रिलीफ 201 से लेकर 500 यूनिट तक के सारिफीन को ही मिलेगा, जबकि 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं इस पे बात करेंगे और फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। जी, हमारे साथ पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर मुनीर मौजूद हैं। ज़रा हैदर से बात कर लेते हैं। हैदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीफ देने के हवाले से बात की गई थी, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप इसकी तफसील हमारे देखने वालों को बताएं।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जो है वो 2 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ ने जो है वो पंजाब में रहने वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये दी थी कि उनके लिए 201 से लेकर 500 तक ये जो यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन उनके ऊपर 14 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अब ये जो 14 रुपये की सब्सिडी है ये इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो मुतलका तमाम तर तकसीम कार कंपनियाँ हैं लेस्को, गैपको, मैपको और इस्लामाबाद की है उस कंपनी, उसको हाथ लिख दिया और उसमें कहा गया कि 201 से लेकर 500 के दरमियान जितना भी रिलीफ और टोटल अमाउंट होगी उसके दरमियान जितनी भी अमाउंट होगी 14 रुपये के हवाले से वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इस हवाले से जो है वो इकदाम शुरू हो गए। दूसरा आपकी ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, जो आपने कहा कि 100 से लेकर 200 यूनिट तक जो है उनको रिलीफ क्यों नहीं मिला। उनको जो है वो रिलीफ वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। उसको उनके लिए वो जुलाई के महीने में मियाँ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने 50 अरब रुपये की जो है वो सब्सिडी रखी हुई है। तो वो सार्फिन जो जिनका जो बिजली का बिल है 200 से कम आता है उनके लिए ऑलरेडी जो 50 अरब रुपये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुतस्स कर रखे हैं वो 3 माह के लिए हैं और जो सितंबर में जाके ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर ये जो अभी हुकूमत पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है 14 रुपये सस्ती बिजली का, वो ये भी जो है वो 2 माह के लिए और इसका भी जो है वो इतलाक़ सितंबर तक होगा। इसके हवाले से जो इक़दाम तो शुरू कर दिए गए और इस हवाले से अगर आपको बताते चलें तो जो सार्फिन हैं उनको 14 रुपये यूनिट के जो सस्ती मिलेगी इस हिसाब से तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2800 से लेकर 7000 रुपये तक फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये एक अच्छी खबर हमें देखने को नज़र आई है। चूँकि सितंबर है, सितंबर तक जो है वो गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी, उसके बाद जो है वो मौसम तब्दील हो जाएगा और मौसम जब तब्दील हो जाएगा तो उसके जो एयर कंडीशन है वो भी बंद हो जाएंगे। तो जो बिजली के बिल हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि इस सहत मौसम में ये एक ठंडी हवा का झोंका है। अच्छा हैदर, कंफ्यूजन आपने मेरी क्लियर तो की। ये तो आपने 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन के हवाले से बात की। मेरा सवाल 201 यूनिट से 500 के दरमियान इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के हवाले से है कि उनके लिए इसमें कोई रिलीफ है या नहीं? नहीं, उन्हीं के लिए ये रिलीफ है। जो सार्फिन 201 से लेके 500 यूनिट्स तक जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 14 रुपये फी यूनिट जो है वो सस्ती की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। और ये इसकी जो तमाम तर जो रकम है ये 45 अरब रुपये जो है वो हुकूमत पंजाब ने मुहतस की है। और ये तमाम तर जो डिस्कोज कंपनियाँ हैं जैसे कि लेस्को है, गैपको है, मैपको है, आइस्को है, और जो जितनी भी ये रकम बन जाएगी ये हुकूमत पंजाब जो है वो उसको इस मद में जमा करवाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर आपकी पब्लिक में ज़ाहिर है आप फील्ड में होते हैं, इंटरेक्शन हुई, आवाम खुश है नहीं है? क्योंकि अभी तो आइंदा आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट होगा। आवाम को ये 14 रुपये का जो फ्री यूनिट रिलीफ मिल रहा है किस हद तक उनके लिए काबिल कबूल है, खुश हैं? देखिए, अगर हम अंदाज़ा लगाएं एक चंद ही माह में जो है वो बिजली का फी यूनिट उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को नज़र आया। अब हम अगर बात करें 400 से 500 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके हाँ जो बिजली का बिल है वो 35 से 40 हज़ार हो जाता है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस दौरान जो है वो अगर 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की गई है तो कुछ सार्फिन का यही कहना है कि जब इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो फिर बात करेंगे। कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। कुछ काफ़ी खुश भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो जो 201 से लेके 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको तकरीबन 2800 से लेके 7000 रुपये तक की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो यही है कि लोग मिला जुला रद्द-ए-अमल है, जो कि कुछ इनिशिएटिव से कुछ इस तरह के प्रोग्राम आते हैं वो पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का ये भी राय है कि ये हुकूमत पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया और कल जो है वो तमाम तर डिस्कोज को जो है वो दरख्वास्त भी जमा चली गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के दरमियान जो है वो रिलीफ और टोटल अमाउंट के दरमियान जितनी भी रकम होगी 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब से वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तो इस हवाले से ये अभी तक अच्छी खबर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हैदर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद थे जी इन सार्फिन के हवाले से, और कि 201 से लेकर जो 500 यूनिट तक सार्फिन है उनके लिए 2 माह के लिए रिलीफ है। अच्छी बात है, अल्लाह करी रिलीफ 2 माह से ज़्यादा हो और परमानेंट हो। और इसी दुआ के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं जी। मुल्क भर में जहां हम तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं, तबाही मचाई है बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात की अगर बात की जाए तो उसमें जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई है। घरों की छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो उसमें मौसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एट UMT और इसके साथ एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली ये हर साल हमने सैलाबी बारिशें जो हैं और तूफ़ानों के हवाले से हम बात करते हैं। इस बार भी अभी हमने जिस तरह हवाले से बात की है कि जितनी हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हमारे यहाँ ओवरऑल सिस्टम में अभी कुछ ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर। मैं चाहूँगी पहले तो इस प्रोसेस या इस नेचुरल जो हम इसको कहते हैं कि ये एक मरहला है, इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप मुझे इनवाइट करने का। जो अभी सूरत हाल आप देख रही हैं, ये तकरीबन हर मानसून के अंदर कुछ जो स्पेल्स हैं जिसके अंदर इंटेंस बारिशें होती हैं, वो 2 से 3 दिन की कोई स्पेल आती है जिसके अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपको नजर आएगी अर्बन फ्लडिंग, या बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जो कि ज़्यादा वनरेबल हैं, जहाँ पे नुकसान का अंदेशा थोड़ा ज़्यादा होता है। वहाँ पे इस साल भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके अंदर अभी कल ही मैं देख रहा था कि जो हमारी कराक्रम हाईवे है वो ब्लॉक हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में डेब्री फ्लो जिसको कहते हैं, मड फ्लो, उसकी वजह से ब्लॉक हो गई हाईवे। और उसके साथ साथ सिंध के भी और जो हमारी एक कीर्थर और कोय सलोमान की बेल्ट है, DI खान, DG खान, राजनपुर वाली, और उसके नीचे फिर जो कीर्थर के पहाड़ों की जो रेंज है, उसके साथ बहुत सारे रोदकोई हैं, बहुत सारे हिल टॉरेंट्स हैं जहाँ पे बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत अभी हमारे यानी 2022 के जो डेंजर लेवल्स हैं उसके सतह के करीब भी नहीं पहुंची। मतलब हमें यानी बहुत अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है अभी। और इसी तरह जो बड़े स्केल के ऊपर दरियाओं के अंदर भी कोई फ्लडिंग का इम्कान अभी इमीडिएटली नहीं नजर आ रहा। सो वी आर जस्ट कॉशियस एट दिस स्टेज। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि बहुत ज़्यादा खतरे की बात अभी नहीं है, लेकिन हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन यस, अभी वी हैव टू फिगर आउट कि क्या अभी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे, जिस तरह आपकी फुटेज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इलाकों में सैलाब की वजह से तबाहकारी हुई भी है। देयर आर स्कैटर्ड प्लेसेस अक्रॉस पाकिस्तान। तो इन एरियाज के अंदर ऑफ कोर्स हमें लोकल सतह के ऊपर अपनी बेहतर प्लानिंग, बेहतर मनसूबाबंदी के तहत बेहतर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके हम इस तरह के खतरात से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि ये वो इलाके हैं जहां हमें पता है कि हर साल मॉनसून बारिशों के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं जो हर साल कहीं ना कहीं बेचारे माइग्रेट करते हैं या सफ़र करते हैं, घर बह जाते हैं, फसलें तबाह होती हैं। हमारे पास एक डेटा मौजूद है, क्या हमने उस डेटा को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है कभी अपने इस सारे सिनेरियो के अंदर कि चीज़ें हमें बेहतर होती हुई नज़र आएँ? क्या हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर प्लानिंग करें, कोई स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि चीज़ें इम्प्रूव की जाएं विद टाइम? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक वैसे अर्मिला, लेकिन इसमें जो बड़ी सतह के ऊपर जो बड़े पैमाने पे जो डिजास्टर्स होते हैं, जिस तरह हमारे दरिया सिंध के अंदर या चिनाब या जेलम के अंदर जब सैलाब आता है तो उसकी हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि इस तरह से होगा। लेकिन मसला यह है कि जो बेशतर कम्युनिटीज है, कम्युनिटी स्केल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर हमारी लार्जली कोई खास प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत कम्युनिटीज सफर करती हैं। चाहे वो कम्युनिटीज बलोचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो DI खान या केपी में हो। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज की सतह के ऊपर हमारी कोई खास मनसूबाबंदी नहीं नजर आती, और वहाँ पे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वो नहीं नजर आती है, और वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो जो कंपैरेटिवली लार्जर सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रिपेयरनेस बेहतर होती है, या जो बड़े दरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा सैलाब का खर्चा होता है वहाँ पे बांधे जाते हैं और उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी रेगुलरली की जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वी आर अ बिट सेफर। सो दैट्स आई थिंक द प्रॉब्लम। हमें अपनी कम्युनिटीज मुकामी सतह के ऊपर जो है ना इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा, ज़ाहिर है आप ख़ुद भी डायरेक्टर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, और आप ख़ुद भी, आपकी PhD भी इसी में है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर हम स्पेसिफ़िकली इस हवाले से कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, दो कि जहाँ हम नासा की बात करें वो पाकिस्तान में आने वाले फ्लड्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के हवाले से कर रही हैं। क्या हमारे पास इन हाउस ऐसी फैसिलिटी या रिसर्च बेस्ड काम है, या हम उसमें कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमने इसको कैसे यूटिलाइज करके आइंदा आने वाले सालों में अपनी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी को बेहतर करना है? जी, that's a really good question. जो जिस से लोग तस्से हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसी तरह हमारा एक इदारा है सुपाको, जो कि सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग करता है कहाँ पे सैलाब आया है, और कई दफा वो यानी दे हैव टेक्निक्स जिसके थ्रू वो बादल के नीचे से भी जान लेते हैं कि इसके नीचे कितनी फ्लडिंग हुई है। सो वो रियल टाइम जो भी चीज हो रही है उसको तो चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे अगर बंद टूट जाए या उसकी किसी जगह के ऊपर अर्ली वार्निंग है या नहीं है, ग्राउंड पे लोगों को कहाँ पे आपने बचाना है या वहाँ पे किस जगह पे बंद बांधना है, ये चीज जो है वो फिर भी एक ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस का फेलियर है। तो उसको हम कोशिश तो करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसी मेकिंग को हम इम्प्रूव कर सकें, लेकिन इसके अंदर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट और खास तौर पे पॉलिटिकल विल चाहिए, ताकि हम एक रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच से हट के आने के बाद की जो सारा फोकस है उससे हटा के उससे पहले के ऊपर थोड़ी मेहनत करें, ताकि वी आर एबल टू प्रोटेक्ट पीपल बिफोर समथिंग बैड हैपेंस। एग्जैक्टली। अभी सारा फोकस है ऐसा कुछ बुरा हो जाए तो उसके बाद देखते हैं। हाँ, यही तो मसला है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई डिज़ास्टर हो, हम उसके बाद सोचेंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि एक चीज़ जो प्रेडिक्टेबल है या हमें पता है कि हर साल हमने इस क्राइसिस से अल्लाह ना करे गुजरना है और हम गुजरते भी हैं, हम उससे पहले क्यों नहीं तैयारी करते? ये तो हम बहुत बड़े तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ तो नॉर्मल जो बारिशें होती हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं नाकिस, गवर्नेंस के मसाइल सामने आते हैं। अब किया क्या जाए? ये तो आपने हमें बहुत बेहतर अंदाज में बताया कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और पहले करना चाहिए। अब स्टार्ट तो हमें कहीं से लेना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, रिसर्च पे करना है, कम्युनिटी बिल्डिंग पे करना है, किस तरह से इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव है वो लेना पड़ेगा? अच्छा, बहुत फंडामेंटल लेवल के ऊपर जो हम चीजें करते हैं ना, उन्हीं को अगर हम इम्प्रूव करते रहे तो आई थिंक थिंग्स कैन गेट बेटर। हमारी जो बहुत ज्यादा जो सैलाब के बाद जो नुकसान होता है वो हमारा वाटर का जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पीने का पानी हो, उसकी कंटामिनेशन हो जाती है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारा नहरी निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। ड्रेनेज का निज़ाम कई इलाकों में ना होने के बराबर है, खासतौर पे जो हमारे प्लेन एरियाज हैं सिंध के, वहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो पानी ड्रेन होने का कोई तरीका नहीं होता और वो ड्रेनिंग का प्रोसेस इतना स्लो है कि कई हफ्ते वहां पे पानी खड़ा रहता है। तो ये बहुत बुनियादी किस्म का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अगर हम इम्प्रूव कर ले तो हम सैलाब से और इनके मानसून के इंटेंस स्पेल के बुरे असरात से बच जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अहमद अली गुल हमारे साथ मौजूद थे जी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात करते थे और उनके मुताबिक बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं। अगर हम अपनी गवर्नेंस के मसाइल को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लें तो शायद छोटे लेवल से स्टार्ट करके हम इन बड़े डिज़ास्टर्स की जो इसको मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं सम हाउ, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए मज़ीद प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत तो है ही। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो हमने सोचा कि फ़ोटोग्राफी के हवाले से हम बात करेंगे। ज़िंदगी के हर लम्हे की बात करें, हमारी ख्वाहिश होती है कि इसको कैप्चर किया जाए, उसके हवाले से आपकी मेमोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये आर्ट जो है फ़न मुसव्वरी से शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ ये कैमरे की शक्ल इख्तियार कर गया है। डिजिटल दौर में हम जहाँ बात करते हैं, दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसी तेज़ी से इसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो भी रोनुमा हो रही हैं। तस्वीर खींचना ये एक वो आर्ट है जो मुझे लगता है हम सब के हाथ में, अगर स्मार्टफोन्स भी हैं, लेकिन जो एक फ़ोटोग्राफी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट्स अ स्किल। ये हर एक की एस्थेटिक्स, हर एक का कैप्चर करने का अंदाज़, उसका हर एंगल पे ख़ुद को जो कह लें उसको कैप्चर करना बड़ा डिफरेंट भी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। हम समझते हैं कि जिसके हाथ में कैमरा है वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, ऐसा नहीं होता। एस्थेटिक्स हर एक की वेरी करती हैं। और आज हम फ़ोटोग्राफी के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे कि अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए आपको किन स्किल्स का होना ज़रूरी है। हमारे साथ जी फादी अमजद मौजूद हैं, इज़ ए फ़ोटोग्राफ़र, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप ने कब रियलाइज़ किया कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं प्रोफेशनल? बेसिकली तो हर किसी को आजकल शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, बट विद टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि आप में कुछ पोटेंशियल है। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने रियलाइज़ किया कि आई लाइक दिस वर्क एंड देन आई परस्यू इट। और बेसिकली मैंने फिर आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई ग्रेजुएटेड इन बिजनेस, आई वेंट टू NCA and I did some short courses where I get more chances to admire this field. So when in 2017 basically I started doing photography. Okay. And my father was also a photographer. Okay. So ये skills तो आपको पता है घर से ही डेवलप हो जाती इनहेरिट हैं। करते हैं। अच्छा, मुझे फादी ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने जब स्टार्ट की होगी, पहली पिक्चर या पहला कोई ऐसा इमेज जो आपने कैप्चर किया हो? हाँ, वो बस यूनिवर्सिटी में ही आपको पता है, फिर जब आपके पास कैमरा होता है तो एवरीवन वांट कि आप उसकी पिक्चर कैप्चर करें। बैक इन 2010 लोगों के पास इतने अच्छे सेल फोन्स नहीं थे, तो जो कैमरा मैन था उसका एक मतलब अपना रोल था। तो मेरा MBA का फेयरवेल था इन LSE, वहाँ पे मैंने अपने मतलब क्लास फेलोज़ की पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की एंड दे रियली डूइंग लाइक इट। तो उसके बाद जो है वो फिर आई मेक माई इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, वहाँ से जो है वो थोड़ा सा वेडिंग, फैशन और इस तरह मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी का तो मुझे पैशन डेवलप हुआ। अच्छा, तो आपका फोटो क्या है बेसिकली? आप किस तरह के वेडिंग्स को कवर करते हैं? पोर्ट्रेट्स पे है, लैंडस्केप में है, किस तरह का जो आप पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो क्योंकि मैंने उसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है, तो ज़्यादा हमारा जो बिज़नेस है वो वेडिंग्स का ही है। बट जब आपके पास कैमरा है तो आपको पता है आजकल हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन एवरी बिज़नेस। तो हम कॉर्पोरेट को भी देखते हैं, इसके अलावा हम कमर्शियल्स को भी देखते हैं। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट है, आप मतलब कुछ ना कुछ इसमें डेली बेसिस पे करते रहते हैं। अच्छा, अब तो हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और एक अच्छा कैमरा अगर फ़ोन के अंदर है तो एवरीवन थिंक्स कि आई कैन डू फोटोग्राफी एंड ऑल दैट। बट अब मैं पर्सनली खुद इस चीज़ पे बड़ा बिलीव रखती हूँ कि एक जो कैमरामैन है या जो एक प्रोफेशनल कैमरे के साथ आपकी पिक्चर कैप्चर होती है, शायद वो अभी तक वो फ़ोन या उसमें जितनी अच्छी हम स्टैटिक पिक्चर्स तो ले सकते हैं, बट प्रोफेशनल पिक्चर्स के लिए वन शुड हैव अ कैमरा। एक अच्छा जो स्किल्ड फोटोग्राफर है उसको किन किन चीज़ों बातों का ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली कैमरास जो हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, तो इसमें आपकी स्किल्स ही काउंट करती हैं। और जितने ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक लाइटिंग, कंपोजिशन, फ्रेमिंग। और हमारी फील्ड तो ऐसी है कि इसमें आप जितना डिफरेंट करेंगे उतना आप क्रिएटिव हो जाएंगे। और जो क्रिएटिव्स हैं उन्हीं की लाइक वैल्यू विद टाइम डेवलप हो जाती है। तो मतलब कैमरास जो हैं वो आजकल इतने एडवांस आ गए हैं कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसमें। पर सेल फोन्स जो हैं वो अभी उस तरह नहीं है, क्योंकि उनके ऑब्वियसली वो एक और टेक्नोलॉजी है। कैमरा जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने खुद भी कहा कि अब आप वेडिंग्स और इन चीज़ों को कवर करते हैं, अब सोशल मीडिया पेजेस पे समटाइम्स बहुत चीज़ें वायरल होती हैं। आपकी कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा जो पोर्ट्रेट है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और आपका वो सिग्नेचर हो? हाँ, उसमें जब आप जितने ज़्यादा वायरल जो चीज़ें होती हैं वो उसमें हम फैशन शोज़ जब कवर कर रहे होते हैं तो आई डिड सम क्लिक ऑफ सम एक्ट्रेसेस, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुए। और बाकी वेडिंग्स में तो हर पिक्चर जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू रखती है। हर
ब्राइड और ग्रूम जो है वो अपनी पिक्चर्स खुद ही जो है वो शेयर भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट पेजेस पे भी जा रहे होते हैं, तो उसमें डेली बेसिस पे जो है वो हर चीज़ जो है वो एक इम्पोर्टेंस रखती है। बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, बहुत सारे यंग बच्चे अब इसको एज अ प्रोफेशन जैसे आपने लिया, अब चूँकि फ़ोटोग्राफी वाकई बाकायदा प्रोफेशन है, आप जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने की, या फिर आपको फील्ड में जाके करके ही समझ में आता है? विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें आती हैं, पर जो भी यंगस्टर्स हैं जो आजकल इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लर्निंग कर्व अपनी बेहतर करें, लाइक किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पे जो आपकी बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको बेसिक नो हाउ ऑफ द इक्विपमेंट होगा, टेक्निक जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा आप मतलब इसको आगे एज अ कैरियर अगर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें लर्न करनी पड़ेंगी, और सब चीज़ें जो हैं वो विद एक्सपोजर आती हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा किसी भी फील्ड में, आपकी लर्निंग कर्व उससे ही ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, इंटरनेशनल भी हैं, कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ़र जिसका काम आपको बड़ा पसंद हो? इंटरनेशनल जो है वो पसंद तो सबका ही काम है, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, तो पाकिस्तान के कल्चर के लिहाज से जो है वो हम देखते हैं ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत, मैं खुद सारा दिन इवन दूसरे लोगों का काम देखता रहता हूँ, आई एडमायर देयर वर्क, लाइक इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो आई थिंक बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली जो है वो हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि उनकी कल्चर्स डिफरेंट हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़, वहाँ पे लोकेशंस डिफरेंट हैं। तो पाकिस्तान में एक बॉटल नेक ये है कि आप उसी प्रेमिसेस में, उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं सिटीज़ में बस वो आपके पास लोकेशंस वगैरह अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि जैसे पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात है कि बहुत सारी जो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोग्राफर्स अब इसको प्रोफेशन में आके कमर्शियल फैक्टर भी कहीं ना कहीं ऐड हो गया है। कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम जो आप लेना चाहें, जो आपका कॉलीग भी हो, जिसको आप समझते हो कि उसका काम? हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे लाइक बहुत हेल्प की सर इरफान हसन है, उनकी काफ़ी मतलब उन्होंने हेल्प की लाइक कैमराज में, क्योंकि मैं उनको पहले से ही देखता आता था। तो आई थिंक इस फील्ड में जो लोग एजुकेशन के साथ आए हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। और फिर इसके अलावा कंपनीज़ हैं जैसे नाइकॉन है पाकिस्तान में, दे हेल्ड सेशंस फॉर द यंगस्टर्स, वहाँ पे अच्छी एक लर्निंग हो जाती है, और उसी में जो है वो आई थिंक सबको ऐसे सेशंस वगैरह और ऐसी लर्निंग लेनी चाहिए। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से कहा जाता है कि बड़ा महंगा शौक है, इसमें आपको अगर आपने फोटोग्राफी करनी है, सीखनी है, या प्रोफेशन, इसको ये इट्स एक्सपेंसिव हॉबी, तो क्या ऐसा है? अगर आप बिज़नेस वैल्यू में, बिज़नेस टर्म्स में देखें तो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि बाय टाइम जो है वो एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज, तो प्राइसेस कैमरास की ऑब्वियसली हाई हैं, पर अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करें एज अ स्टार्टअप तो आपको कुछ ना कुछ बजट रिक्वायर्ड होता है। तो आई थिंक इतना तो स्टूडेंट्स भी लाइक थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके, आई परचेज माई फर्स्ट कैमरा जो कि इतना अच्छा वैल्यू का नहीं था, बट विद टाइम जब आप अर्न करते हैं और आप में पैशन डेवलप होता है, तो सम टाइम आप अपनी सब जो हैं ज़रूरियात उनको छोड़ के आप गैजेट्स की तरफ जाते हैं जिनको शौक़ होता है, और मुझे शुरू से ही गैजेट्स कैमरास का शौक़ था, तो आई बाइड एवरीथिंग आई हैव बिकॉज ऑफ द पैशन आई हैव। ज़बरदस्त। इन द एंड बहुत सारे लोग जो इस फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से। हाँ, उसमें एडवाइस यही है कि आप इस फील्ड में जब भी आएँ तो आप अपनी टेक्निक स्ट्रॉन्ग करके आएँ, क्योंकि आप जब कंपटीशन, द डे यू स्टार्टेड यू एंटर्ड इन अ कंपटीशन वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, और एक दूसरे से सीखें, बिकॉज किसी भी फील्ड में जब आप एक दूसरे से सीखते हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड खुद ही इम्प्रूव कर लेते हैं। और मैं तो सबको ये कहूँगा हैप्पी क्लिकिंग, क्योंकि बिकॉज आप जितना ज़्यादा इस काम को एंजॉय करते हैं आप उतना ज़्यादा कोई भी काम क्रिएटिव होते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फादी, बहुत शुक्रिया। फादी अमजद हमारे साथ मौजूद थे जी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हमने फोटोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, बहुत कलरफुल सा हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप हमारे सेट पे जो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं,
ये बड़ी ज़बरदस्त हैं जनाब। हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद है और ये ख़ातून जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं तकरीबन 8 सालों से, और रिसेंटली इन्होंने पहले 8 साल अपना ऑनलाइन बिज़नेस को कंटिन्यू किया और अब इनका एक आउटलेट भी बन चुका है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें फ़िज़िकली देख सकते हैं। आज हमारे साथ जी सबीन फ़ारूक मौजूद हैं जो Olive 19 के नाम से अपना बिज़नेस रन करती हैं। इनके बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान की जो कल्चरल चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ शहरों सूबों से आती हैं और ख़वातीन जो घरों में बनाती हैं, ये कोई कमर्शली उस तरह से जो कह लें परचेज़ नहीं है, बल्कि जो घर पे बैठ के ख़वातीन मुख्तलिफ़ चीज़ों को बना रही होती हैं उनके साथ ये इंगेज हैं और इस तरह से काम करती हैं। सो इस वक्त सबीन फ़ारूक हैं हमारे साथ, उनको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लॉन्ग टाइम मेरी इनसे बहुत सालों पहले एक मुलाकात हुई हुई है, सो आई रिमेंबर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। सबसे पहले तो अपने ब्रांड के हवाले से बताएं सबीन, कब से 8 साल तकरीबन हो गए इसको रन करते हुए, कैसा जा रहा है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे ख्याल से काफ़ी औरतें ऑनलाइन काम कर रही थी, बट वेरी फ्यू ऑफ देम वर नोन इन द मार्केट। ओके। और जब हमने मैंने स्टार्ट किया कि हमने हेरिटेज को अपना जो है उसको रिवाइव करना है, उसको दोबारा लाना है, पाकिस्तान की इमेज को बेटर करना है और पाकिस्तान की चीज़ों को दिखाना है, जो कि इतना खूबसूरत काम है। मतलब एवरी टाइम जब मेरे पास सामान आता है तो आई गेट इन लव विद देम, क्योंकि आप ये देखें, आप खुद देखो कि कितनी खूबसूरत हाथ का काम है, सारा हाथ का काम है। अब आप ये लैंप्स देखें तो लैंप्स के ऊपर ये हैंड पेंटेड है, ये ऊँट की खाल है, ओरिजिनल ऊँट की खाल है। अच्छा। जिसके ऊपर ये, और ये कारीगर बैठे हुए बना रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि पहले सिर्फ मर्द बनाते हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो वो मेरे लिए, जब मैं गई हूँ हर जगह पे, शहरों में गई हूँ, सूबों में गई हूँ, अब हमारे पास ये खैबर से लेके और सिंध तक का सारी चीज़ें आपके पास मौजूद बता रही थी। कुछ चीज़ें मुल्तान की हैं, कुछ बलूचिस्तान से आई हैं, कुछ सिंध से आई हैं। सो इतनी वैरायटी है इन चीज़ों में। ये जो आप लैंप की बात कर रही हैं, द वेरी, ये बहुत लेट हैं जो आपको शायद स्क्रीन पे इतना अंदाज़ा नहीं। इसमें 2 बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया और ये आप बता रही है ऊँट की खाल है। ऊँट की खाल है। अच्छा, लोग समटाइम्स जब लोगों तक, एक तो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत वो है कि शायद ऑनलाइन हमेशा स्कैम होता है और बहुत गलत होता है। अच्छा, मैं लोगों को कहती हूँ जी आप जाके हमारे रिव्यूज़ तो कोई भी बना सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिव्यू हमारा फेक नहीं है, कोई हमारा कस्टमर्स, अब तो इट्स बीन सो लॉन्ग, 8 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम। और अब तो बहुत कोविड के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ गए, बट आई वाज वर्किंग सिंस बिफोर ऑनलाइन। तो लेकिन वेंडर्स को पता नहीं होता था कि ख़वातीन से कैसे काम हमने करना है, ख़ातून से कहने के, तो वो हर्डल्स भी थी एक कि बीइंग अ वुमेन आप इन लोगों से काम करवाना करना। लेकिन अब उनको भी समझ आ गई, नहीं बाजी अब सही है, ठीक है, तो अब बाजी के साथ काम कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है लोगों को एंगेज करना, और जैसे आप कह रही हैं कि आप खुद गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आप अब डायरेक्टली उन लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं जो ये बना रहे हैं, या आपके बीच में कोई मिडिल नहीं, कोई मिडिल मैन अच्छा, यू आर डायरेक्टली? बिल्कुल डायरेक्टली। अब ये जो कश्मीर का काम है, कश्मीर से जो आता है, ये कश्मीर के गांव देहातों से आता है, ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत काम है, बहुत ही अमेजिंग, और इसकी टेबल आपकी इससे उठ जाती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। इसी तरह जो ब्लू पॉटरी है वो हम बिल्कुल ए क्वालिटी लेते हैं, क्योंकि ब्लू पॉटरी आपको पता है जब क्लिन में पकती है जी, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है और बहुत ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग बिल्कुल लेते हैं कि कोई क्रैक ना हुआ हो, कोई चीज़, और बिल्कुल स्मूथ आए, और माइक्रोवेव सेफ़ है, डिश वॉशर सेफ़ है, बिल्कुल। तो बहुत ही पाकिस्तान की जो रिवाइव हमने किया है, अब तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ये काम, लेकिन जब हमने किया था तो फिर उस वक्त बिल्कुल शुरू था ये। अच्छा, Olive 19 के नाम से आप रन कर रही हैं, आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक ज़ाहिर आईडीज़ होंगे, लोगों का रिस्पांस कैसा, और सबसे बेस्ट सेलिंग चीज़ आपकी क्या है? बेस्ट सेलिंग चीज़ रोटी होल्डर्स ये जो सामने पड़े हैं जी, बिल्कुल हैंड, जी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और अंदर इसमें पैडेड है, और ये मतलब इतना खामोश आर्टिकल है कि बस चुप करके निकल जाता है खामोश आर्टिकल है, और पता भी नहीं चलता। और शॉल्स हमारी बड़ी पसंद की जाती हैं, 100% पश्मीना नहीं है क्योंकि आपको पता है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बट बहुत लाइट वेट है, वार्म है, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मेरे कस्टमर्स इंटरनेशनल कस्टमर्स बहुत हैं जो कि जब पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल आपको पता है लॉजिस्टिक ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो पहले से बुकिंग करवा देते हैं, वो ले लेते हैं, या अपनी अम्मियों के घर डिलीवर करवा लेते हैं लड़कियां कि आप वहाँ कर दें।
या हो लड़कियों, मेरे से जहेज के बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छा, वैसे आई रिमेम्बर कि ये जो सामने चीज़ें पड़ी हैं कि मेरी अम्मी के जहेज में अभी भी इस तरह की बेडशीट कुशन कवर पड़े हुए हैं जो अम्मी ने हमें दिए नहीं हम दोनों बहनों को, बट स्टिल दे आर वेरी मच इनटू ट्रेंड अभी भी। जब आप इसको मुख्तलिफ घरों में जिन्होंने अपने घर का इंटीरियर या एस्थेटिक्स बड़े ट्रेडिशनल रखे हुए वहाँ पे ये मौजूद हैं चीज़ें। बिल्कुल अर्मिला, बिल्कुल इसी तरह है कि जिनकी अम्मियों ने यूज़ किए हुए ना, वो कहती हैं अब हम भी रखें, तो वो फिर कहती है मेरी अम्मी के पास अब आपके पास मैं देख रही हूँ तो आप मेरे लिए रख लें। वेरी ओल्ड स्कूल, बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा, ये मैंने ये देखा है, ये कॉपर की चीजें हैं, ये सर्विंग के लिए दे आर वेरी नाइस। आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट या देसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, आपको इसमें खाना मिलता है। तो इसके ये कहाँ से आप बनवाती हैं? ये पेशावर में भी बन रहे हैं और अब हमारे लाहौर में भी बन रहे हैं, क्योंकि लाहौर आपको पता है, लाहौर तो रंगों का शहर। बेशक। अच्छा जी, इसमें ये सर्विंग के लिए है, आप इसके नीचे इट्स अ फायर प्लेस इनसाइड, आप इसमें कुछ भी कैंडल या कोई भी चीज़ रख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये खाना आप इसमें सर्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ घरों में ये होता है। अच्छा, ये आप पंजाब से या लाहौर से स्पेसिफिकली बनवाते हैं? ये लाहौर से, ये लाहौर से बनता है, ठीक है। और ये मुझे बताएं कि आगे जो हमने ब्लू पॉटरी देखी है, ये भी मुख्तलिफ शहरों से आ रही है? ये पंजाब के मुख्तलिफ शहर, मेनली ये स्टार्ट तो मुल्तान से ही हुआ था, लेकिन अब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है। अच्छा, मेरा एक सवाल है सबीन आपसे, जब आप कह रही हैं कि आप मुख्तलिफ शहरों में गई हैं, गाँव में गई हैं, ख़वातीन को आपने इंगेज किया है, हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि जब ख़वातीन घरों में बैठ के काम कर रही होती है तो उनको जो जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही होती है उनको उजरत नहीं मिल रही होती, जस्ट बिकॉज मिडिल मैन है या वेंडर्स हैं। आपने इस बात को कैसे मेक श्योर किया है? वो जो डिमांड करते हैं थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स नेगोशिएट होता है, क्योंकि हमने भी आगे सेल करना है, लॉजिस्टिक्स है, और लॉजिस्टिक्स में आपको पता है टैक्सेस हैं, तो सब कुछ है, तो लेकिन हम उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते। एंड दे आर हैप्पी? यस, दे आर। अभी तक आपके पास कितने लोग ऑन बोर्ड हैं जिन ख़वातीन या आपने? बहुत सारे आई कैन नॉट काउंट देम। अच्छा, तो और अब सबसे अच्छी बात है जो ब्लू पॉटरी है, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ गए, और उनके साथ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं जो काम कर रही हैं, तो वो एक बहुत खुशाइन बात होती है आपके लिए कि। और दूसरा, उन्होंने जब हमें देखा जी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, तो दे हैव स्टार्टेड एज वेल। और Olive 19 की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, देखिए ये सब चीज़ें आपको मार्केट से भी मिल जाती हैं, आप ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो Olive 19 की जो बेस्ट पार्ट है ना, आर सर्विसेज, वो तो मतलब मैं उस पर वो नहीं कर सकती, बट मेरे ख्याल से वी गिव द बेस्ट सर्विसेज। ओके, दैट्स अमेजिंग, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान में क्लाइंट सर्विस या लोगों को खुश करना एक बहुत मुश्किल काम है। इवन इफ यू आर डूइंग वेल, बट स्टिल लोग बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। तो मुझे बताएं, आप किस बात को मेक श्योर रखती हैं, जिस तरह आपने कहा कि यू गिव द बेस्ट सर्विस? देखिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेरा सामान जाता है, पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मंगवाते हैं। ब्लू पॉटरी फर्जाइल आइटम है, ठीक है, उसका टूटना सबसे ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक तो आई कैन नॉट बेयर ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि जो लोकल लॉजिस्टिक होती है, खुदा ना खास्ता अगर कोई 0.1% टूट जाती तो हम उनको दोबारा भेजते हैं विदाउट एनी चार्जेस। फिर हम पैकिंग मटेरियल, एज मच पैकिंग मटेरियल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो करते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। एंड हाउ मेनी मेंबर्स, कितने आपकी टीम में मेंबर्स जो आपके सारे ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स? मेरे कोई 6-7। ओके, जबरदस्त, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी टीम नहीं, बट लाइक आगे एक्सटेंडेड टीम हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन ये कि वो हम मेक श्योर करते हैं कि कोई चीज़ टूट जाए, कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है, तो हम कहते, जैसे कपड़ा है, अब ये अजरक है जो मैं खुद भी पहन के आ जाई हुई, तो ये है वेजिटेबल डाइड अजरक। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हम सफ़ायर, खाड़ी, निशाद से सूट उठाते हैं, वो मशीन डाइड होते हैं, या उसमें जो प्रिंटिंग डाइड होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि हाथ से डाई होते हैं, इसकी हमेशा मैं लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा स्कूल जाता है ना, कलरिंग करना शुरू करता है, कहीं वो डार्क कलर कर देता है, कहीं लाइट, फिर उसकी माँ या तो सही कर रही होती है, टीचर सही कर रही होती है, लेकिन इन लोगों कारीगरों के पास नहीं इस तरह की कोई चीज़ होती, ये लोग स्पंज से करते हैं। दिस इज़ 4000 ईयर्स बैक अजरक का ये स्टार्ट हुआ था, जो हमारे अंदरून सिंध से आती हैं चीज़ें, और ये बेसिकली वाइट बेस पे ब्लॉक प्रिंट होता है, नॉर्मल ब्लॉक प्रिंट, और फिर डिफरेंट मिनरल्स और फ्रूट वेजिटेबल्स के कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके। आई विल जस्ट शो आवर ऑडियंसेस ये अजरक की जिसकी ये बात कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कोई स्पेसिफिकली इसकी एग्जीबिशन भी की थी अजरक को लेके, किसी कल्चरल उसमें? डिफरेंट एग्जीबिशंस करती रहती हूँ, बट लेकिन अब आप लोगों के जो हैं फॉलोअर्स और हमारे फॉलोअर्स, उनके लिए बड़ी अच्छी ये बात है कि अब हम वी आर ओपन इन लिबर्टी लाहौर,
और वहाँ पे आके आप लोग खुद आके फील कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हम ख़वातीन को जब तक हम फील ना करें हमें समझ नहीं आती ना चीज़ लेने के लिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे मर्द हजरात को भी अजरक पहने हुए देखा है, आप तो बाय करते हैं? लेकिन अब स्टोल्स करते हैं, जैसे लाइक चादरें। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने अजरक हमेशा, जो कलर आपने पहना है ना, मैंने इसमें देखा है, आई हैव नेवर सीन अजरक इन ब्लू। अच्छा नहीं, अब तो खैर मीडिया में अभी जो हानिया का ड्रामा आ रहा है उसमें शी इज़ वेयरिंग, बुशरा अंसारी इज़ वेयरिंग, महविश हयात ने एक मूवी में साड़ी पहनी है अजरक की, तो अब तो अजरक है काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड। एंड दीज आर लाइक टेबल मैट्स। और इसकी सबसे मज़े की बात है कि ये शीप वूल पे बना हुआ है। शीप वूल पे बना हुआ है, ओह गुड। और ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, ये इट्स कश्मीरी राइट? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त काम है। मुझे बताएं, आप ये जो कश्मीरी हम चीज़ें दिखा रहे हैं, आप कश्मीरी ख़वातीन से इन कांटेक्ट हैं, उनसे करवाती हैं? उनके बेसिकली वो लोग खुद तो नहीं बात करती, उनके मेल मेंबर्स होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, जो भेजते हैं लॉजिस्टिक वगैरह, फिर वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उस चीज़ में आएँ और इस चीज़ को वो लोग ज़िंदा रखें, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की हेरिटेज को, तो विच इज़ वेरी गुड। तो लेकिन ये कि हमें हाँ बैक एंड पे पता है कि औरतें भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उनको ये अर्निंग पहुंच रही है। एंड इट्स वेरी गुड कि आप लोग ख़वातीन को स्पेसिफिकली कर रही हैं और आपने उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पे ख़वातीन घरों में बैठ के काम कर रही है, उनके काम को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। सबीन, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़बरदस्त काम है। आपने जिस तरह से मुख्तलिफ जो डाइवर्स कल्चर्स हमें हमारे सेट के ऊपर दिखाए हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से है, पंजाब से है, हर चीज़ आपको हर तरह की वैरायटी नज़र आ रही है। अगर आप सबीन के बिज़नेस को देखना चाहते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहते हैं, ऑलिव 19 के नाम से इनका ऑनलाइन पेज भी है। साथ में आप ये लिबर्टी में इन्होंने अपना 8 सालों के बाद पहला आउटलेट खोला है, आप उसको विज़िट करें, आपको सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। और इस तरह की ख़वातीन को ज़रूर इनकरेज करना चाहिए जो पाकिस्तान का एक बेटर और सॉफ्टर इमेज दुनिया को दिखा रही हैं अपने बिजनेसेस के ज़रिए और मुख्तलिफ ख़वातीन को मुख्तलिफ सूबों और इलाकों से इंगेज कर रही हैं। सोचा कि आपकी मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। थैंकिंग सबीन वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।